तो हेलो मित्रों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होता है और उनके क्या कार्य होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, इन सब बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इनको जान लेते हैं थोड़ा सा कि मुख्य तौर पर राष्ट्रपति के विषय में जो जानकारी हमें दी जाती है वो अनुच्छेद 52 से 62 देता है। कौन कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 52 से 62, मतलब 52 से 62 के बीच में, और 52 और 62 ये भी शामिल है उसमें। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये बात हम सब जानते हैं, 8वां क्लास में ही हम सब ने पढ़ा होगा। देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के संविधान में कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसलिए राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या माना जाता है? संवैधानिक प्रमुख। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से ही संवैधानिक कार्यों का, संविधान में कार्यों का विवरण है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से ही, इसीलिए इसे संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के कार्य को वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। मतलब राष्ट्रपति के कार्य जो है वो करते कौन है? प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जबकि भारत सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। भारत का जो प्रमुख है ना वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और भारत सरकार का प्रमुख जो होता है ना वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 बस इतना कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ मतलब भारत सरकार के भारत के जो जितने भी शक्ति हैं वो राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ सरकार का सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होगा। मतलब भारत सरकार का जो भी काम है ना वो किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। ये अनुच्छेद 53 कहता है। और ऊपर में हमने पढ़ा था कि सभी संवैधानिक कार्य जो हैं किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से। और उसको करता कौन है? प्रधानमंत्री। तो कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 53 का क्लाउज 1 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्य जो है स्वयं राष्ट्रपति करता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों से करवाता है। क्या करता है? कि राष्ट्रपति की कार्य जो है वो स्वयं राष्ट्रपति करता है या अपने अधीनस्थ मतलब उनके अंतर्गत जितने भी अधिकारी आते हैं उनसे करवाता है। अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। अनुच्छेद 53 का क्लाउज 2 क्या कहता है? कि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का, मतलब भारत के पास 3 सेनाएं, कौन कौन? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। ठीक है, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और इसी नाते युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की भी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इसी नाते राष्ट्रपति जो है क्या करता है? युद्ध की शुरुआत और समाप्ति की भी घोषणा करता है। अनुच्छेद 54, यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों के विषय में बताता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आइए इनको देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद यानी संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या निर्वाचन सदस्य
मतलब उसमें जो जीते हुए हैं वोट से, ठीक है, वो भाग लेते हैं। तो उसके बाद सभी 28 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी भारत में राज्य हैं ना, उन सभी के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब जीते हुए मतों से जीते हुए सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद है दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत में जितने केंद्र शासित प्रदेश तो हैं 8 ठो है। और उसमें से कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं? दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 ठो के, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव जब होते हैं ना, तो उनमें भाग कौन कौन नहीं लेते हैं। आइए इनको समझते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मतलब ये कि संसद जो है भारत की राज्यसभा और लोकसभा को संसद कहा जाता है, ठीक है, उन दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, मतलब जिसे नियुक्त किया गया है सदस्य के रूप में, वो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उसके बाद है कि सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, सभी राज्य, कौन राज्य? भारत में जितने 28 राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, उन सभी राज्यों में विधानसभा में कोई सदस्य मनोनीत हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है कि दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के मनोनीत सदस्य, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उसके बाद है, आगे चलते हैं, विधान परिषद का कोई भी सदस्य, चाहे वह निर्वाचित हो या मनोनीत हो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सभी 28 प्रांतों में विधान परिषद नहीं होता है, इसलिए विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता, ठीक है। भारत में सभी 28 राज्यों में विधानसभा तो है पर विधान परिषद नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे चलते हैं। भारत में चुनाव 2 पद्धति से होता है। कौन कौन पद्धति से होता है? पहला होता है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। ये क्या होता है? यह मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत होता है और इस प्रणाली में जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं ना, उनमें से जिस भी उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होता है वह विजेता घोषित हो जाता है। जैसे कि गांव घर में मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब का जो चुनाव होता है ना, ये किस पद्धति के तहत होता है? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम के तहत होता है। अगला चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस पद्धति के तहत जो चुनाव होता है उसमें कुल वैध मतों का 10% से अधिक मिलना आवश्यक होता है और इस पद्धति के तहत भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद का चुनाव होता है। किस किस का? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद का चुनाव भी होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है। अगला है अनुच्छेद 56। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में जानकारी देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण करने के तिथि के 5 वर्षों तक होगा। मतलब कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने दिन तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे, ये कैसे निर्धारित होता है? ऐसे होता है कि जिस दिन राष्ट्रपति अपना शपथ लेता है
उस दिन से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 57। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के विषय में जानकारी देता है। मतलब कि राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, फिर से चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 57 बताता है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जितना बार हो गया, यहाँ पे भार हो गया, जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पर कहता है कि जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, अनुच्छेद 57 कहता है। और अनुच्छेद 58 कहता है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति बनने के योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब कोई भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो वो कितनी योग्यता रखता है, इनको कौन बताता है? अनुच्छेद 58, उनके लिए क्या योग्यता है। मेन बात यह है कि भारत में किसी भी संवैधानिक पद में शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन योग्यता हो? भारत का पहला नागरिक हो, दूसरा उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, तीसरा लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और चौथा लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, बस ये 4 योग्यता अगर यदि आपके अंदर है तो आप भी राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है पागल या दिवालिया न हो। ये भी महत्वपूर्ण है कि पागल ना हो, इसलिए कि अगर यदि वो राष्ट्रपति है, ठीक है, वो चुनाव लड़ रहा है, जीत गया वो, ठीक, और वो ये डिसीजन दे दिया कि भाई आज हमें पाकिस्तान को ख़त्म ही कर देना है, चाहे जितना सैनिक लग जाए, चाहे जितना हथियार लग जाए, वो गया पूरा दे दिया। खैर ये पागलों की नहीं, ये बुद्धिजीवियों की बात है। और दिवालिया मतलब ये कि उनके पास संपत्ति ही नहीं है। अगर संपत्ति ही नहीं है तो फिर अगर वो बहुत सारा लूट करके भाग जाए तो फिर क्या होगा? फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ना, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वो सोचेगा यही हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, और छठा जो है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये 50 प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? प्रस्तावक और अनुमोदक वही बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। ऐसे नहीं कि किसी को उठा लिए, चलो तुम हमारे समर्थन में 50 आदमी को एकत्रित कर लो, हम बोल देंगे तो सपोर्ट में आ जाएगा और हम राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति वही प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर कोई उम्मीदवार एक बार राष्ट्रपति के चुनाव में कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग हासिल नहीं कर सकता है तो उनकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, और जमानत की राशि 15,000 जमा करना पड़ता है। जमानत की राशि कितनी है? 15,000। ये भी पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति के पद की शर्तों के विषय में जानकारी देता है। अनुच्छेद 59। इस पद की कौन से शर्त हैं? अगर कोई संसद सदस्य या विधान मंडल सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे संसदीय विधानमंडल के पद से त्यागपत्र देना होगा। मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति विधानमंडल या संसद सदस्य यानी राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन के सदस्य हो और वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं विधानमंडल का भी सदस्य बना रहूँगा और राष्ट्रपति भी रहूँगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? क्या कि वो राष्ट्रपति तो निर्वाचित हो गए, तो अब जो या तो विधानमंडल के सदस्य हैं या फिर संसद सदस्य हैं तो उन पद से, संसद सदस्य पद से या विधानमंडल पद से विधानमंडल के सदस्य पद से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा यानी त्यागपत्र। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में रहना होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती किसी को घर दे रहा है तो क्यों नहीं लेगा भाई,
आगे है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्वाचित वेतन लेना होगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई कैसे कहेगा कि भाई मुझे वेतन मत दो, मैं काम करूंगा बिना पैसे के, ये संभव है? उसके बाद है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है 5 लाख रुपए है, ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये संचित निधि क्या होती है, इनकी भी चर्चा करेंगे हम अगले वाले वीडियो में, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 60। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पर करीब 56-57 को वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनमें से कोई एक भी ना हो, ठीक है। और न्यायाधीश तो होते हैं 5 ठो या 7 ठो, ठीक है। क्लियर, मुझे अभी नहीं पता। अनुच्छेद 61। यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति पर लगाने वाले महाभियोग प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उससे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण की संविधान का उल्लंघन करता है। अगर कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अब महाभियोग क्या होता है, आइए इनको जानते हैं। महाभियोग, राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया, मतलब अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके नहीं हटाया गया, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर चलाने वाला महाभियोग प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में यह भाग नहीं लेते हैं। आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन भाग लेता है। चुनाव में भाग लेता है आपको संसद के दोनों सदनों के सदस्य, विधानसभा के संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग तो लेते हैं, लेकिन उन पर जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है ये बताते हैं, ठीक है। लोकसभा तथा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब ऐसे होता है कि राष्ट्रपति के पर जब महाभियोग लगाया जाता है ना, तो उसमें राष्ट्रपति पर चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं? राज्यसभा के दोनों सदनों के कौन से सदस्य? दोनों सदनों के मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अगर यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो क्या होता है कि दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों मिलकर के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अब आइए अनुच्छेद 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 यह अनुच्छेद हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि कौन सा? अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 कहता है कि हमें राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर नहीं हुआ, ऐसा मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने के बाद 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है। राष्ट्रपति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। कैसे? मृत्यु हो जाने पर, त्यागपत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, ठीक है। उपयुक्त लिखित किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद, अगर ऊपर में लिखे हुए मतलब इसमें से लिखे
किसी भी स्थिति पर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर कार्यकाल की समाप्ति के आधार पर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो वर्तमान के राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उनके उत्तराधिकारी चुनकर नहीं आ जाए। ठीक है, आगे है कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल खाली हो तो फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य भाग लेते हैं ना, राष्ट्रपति का चुनाव जो करवाता है ना, जो मंडल या जो परिषद या समिति जो करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव, अगर वो खाली हो, उनमें सदस्य ना हो ना, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, निर्वाचन मंडल खाली होने पर राष्ट्रपति का चुनाव कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं। अब हमने उनको तो जान लिया, लेकिन कुछ राष्ट्रपति से ही रिलेट करता हुआ आता है। ठीक है, अनुच्छेद 65 ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति से। तो यह कहता है, अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और अनुच्छेद 70 कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि अगर राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश, मान लेते हैं कि अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और जो उपराष्ट्रपति पद पर है वो अपने पद से त्यागपत्र दे दे और उसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना हो, तो इस स्थिति में दोनों पद खाली हो गए। और इस स्थिति में अगर दोनों पद खाली हो जाते हैं तो क्या होता है? आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर कार्य करते हैं। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसी घटना एक बार हो चुकी है। कैसे? अभी तक भारतीय इतिहास में एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के अनुसार ही वेतन और सुख सुविधा दिया जाता है। ऊपर आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को क्या क्या अनिवार्य होता है, जैसे कि वेतन लेना होगा, घर में रहना होगा, मतलब जो राष्ट्रपति भवन में रहना होगा, उसके बाद उसको 5 लाख रुपए वेतन है वो भी लेना ही होगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो मित्रों, आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं आगे। राष्ट्रपति के कुछ और टॉपिक बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। और अगर यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।